आज हम लोग ताम्र पाषाण युग की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल को देख लिया था। प्री हिस्ट्री में, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण युग आता है और ताम्र पाषाण युग के बाद कांस्य युग आता है। लेकिन भारत में यह कुछ अलग तरीके से होता है। पहले कांस्य युग आता है और बाद में ताम्र युग आता है। कांसा का इस्तेमाल जो होता है वह तांबे और टीन से मिलकर बना होता है। इसलिए अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो तांबा पहले आना चाहिए और कांसा बाद में आना चाहिए। तो इस प्रकार हम ताम्र पाषाण युग की बात कर रहे हैं और यहाँ की विकसित संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करेंगे। इंग्लिश में इसे चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो यह 2300 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक का काल इसमें समाहित है। हम लोगों ने यह जाना कि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया उसका नाम तांबा था, कॉपर था। तांबे को पहली बार खोजा गया था और तांबे का इस्तेमाल शुरू किया गया था। तो ताम्र युग में हम लोग तांबे की बात करेंगे, लेकिन पाषाण युग भी इस समय चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि एकाएक ही पत्थर को समाप्त कर दिया गया, अब से तांबे का ही औजार बनाया जाता था, ऐसा नहीं है। पाषाण और तांबे का मिला जुला रूप इस काल में चलता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो चाल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। और यहाँ पे जो संस्कृति विकसित होती है उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति होती है। हालांकि दैमाबाद और इनाम गांव को जब देखेंगे जोरवे संस्कृति में तो हमें यह पता चलेगा कि ये जो है ये नगरीकरण की ओर दो नगर बढ़ चुके थे, लेकिन मुख्यतः यह ग्रामीण संस्कृति ही है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं इनके मृद भांडों के आधार पर है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो होता है वह मुख्यतः 3-4 क्षेत्रों में विकसित होती है। एक है राजस्थान वाला एरिया, भारत का पश्चिमी क्षेत्र में आप चले जाइए तो राजस्थान का एरिया जो होता है वहां पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति विकसित होती है। और उसके नीचे चले जाइए तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्व एरिया और मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया अर्थात मध्य भारत का एरिया, और उसके नीचे महाराष्ट्र का एरिया आता है और उसका भी दक्षिण पूर्व एशिया में, और फिर गुजरात का कुछ एरिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो बिहार और बंगाल से भी ऐसी संस्कृतियों का पता चलता है और उनमें पाए जाने वाले ताम्र पाषाण सभ्यता जो विकसित होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जिन संस्कृति का अध्ययन करेंगे वह राजस्थान से शुरू करेंगे। और राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान में 2 स्थलों की खुदाई होती है, एक है आहार और दूसरा है गिलुंद। चूंकि आहार का क्षेत्र विस्तृत है इसीलिए आहार संस्कृति के नाम पे इसको आहार संस्कृति कहा जाता है, जबकि गिलुंद जो है उसका स्थानीय केंद्र है और यहाँ से भी तांबे का इस्तेमाल प्राप्त होता है। आहार संस्कृति जो है वो बनास घाटी में विकसित होती है जो शुष्क क्षेत्र होता है। तो आहार संस्कृति जो होती है, हमने देखा कि पहली संस्कृति जो विकसित होती है वो आहार संस्कृति है और दूसरी संस्कृति जो है वो मालवा संस्कृति है और यह मध्य प्रदेश वाले एरिया में विकसित होती है। इसमें अन्य कायथा और एरन भी स्थान शामिल होते हैं। और तीसरी संस्कृति जो होता है वो महाराष्ट्र वाले एरिया में पनपती है और वह जोरवे संस्कृति होती है, इसमें भी बहुत सारे स्थल होते हैं। और चौथी संस्कृति एक और संस्कृति प्रकाश में आता है, उसका नाम प्रभास या रंगपुर संस्कृति है, इसका जिक्र मिलता है। और कुछ पूर्वी भारत में भी संस्कृतियों का जिक्र मिलता है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक एक करके इन 4 या 5 संस्कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान वाले एरिया में चलते हैं, उसके दक्षिण पूर्व एशिया में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व एशिया में आहार संस्कृति को देखते हैं। आहार संस्कृति वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और उसी के नाम पर, आहार के नाम पर इसका नाम करण जो है वो आहार संस्कृति रखा गया है। यहाँ की
मैंने आपको पहले ही बताया, इन संस्कृतियों में एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। हम जानते हैं कि नवपाषाण युग में ही बर्तन बनाने की कला का विकास होता है, लेकिन यह ताम्रपाषाण युग जो है वहाँ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जिसे मृदभांड कहा जाता है, इसमें तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले से अधिक और सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार आहार संस्कृति में जिन बर्तनों का, जिन मृदभांडों का प्रयोग होता है, वह जो होता है वो काले और लाल मृदभांडों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये चित्रित भी होते हैं। पूरे ताम्रपाषाणिक बस्तियों में जो भी मृदभांड मिले हैं वे चित्रित मृदभांड है, अर्थात लाल मिट्टी के बर्तन है तो ऊपर से काले रंग की रेखाएं या कुछ हल्का फुल्का चित्र भी उसमें बना दिया जाता है। इस प्रकार चित्रित मृदभांड का पहला साक्ष्य जो है वो ताम्रपाषाणिक बस्तियों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश वाले एरिया में कायथा संस्कृति विकसित होती है और वहां पे चॉकलेटी कलर के लाल बर्तन विकसित होते हैं। चॉकलेटी कलर के लाल बर्तन का इस्तेमाल शुरू होता है, इसकी एक खास विशेषता है। और कायथा संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश के चंबल घाटी में विकसित होती है और लाल पॉलिशदार बर्तन, चॉकलेटी डिजाइन का बर्तन यहाँ पे इसकी खास विशेषता है। और कायथा संस्कृति के बाद उस मालवा वाले क्षेत्र में ही, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही मालवा जगह में एक संस्कृति विकसित होती है जिसका नाम है मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति जो है वो अपनी उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अच्छी तरह का बर्तन इस्तेमाल होता था, उत्कृष्टता में ये उत्तम था और इसी का प्रभाव आगे जाके महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति में भी देखने को मिलती है और वहां के मृदभांड इससे प्रभावित होते हैं। तो हमने देख लिया कि मालवा संस्कृति जो है नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में है और यह मालवा उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है। मालवा संस्कृति में अन्य स्थल जो होता है वो कायथा होता है और दूसरा एरन होता है। कायथा संस्कृति की बात हम लोग कर लिए हैं और एरन में भी यही संस्कृतियां विकसित होती है। तो अन्य स्थल जो है वो कायथा और एरन है। अब हम लोग तीसरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जोरवे संस्कृति की बात करेंगे जो महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित होती है। जोरवे संस्कृति जो है इसका विस्तृत उत्खनन किया गया। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं जैसे दैमाबाद और इनामगांव, और ये अहमदनगर जिले में पड़ते हैं। दैमाबाद की एक खास विशेषता है कि यह जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी स्थल है, यह सबसे बड़ी स्थल है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल का नाम बताइए, तो उस समय हम लोग दैमाबाद का नाम लेंगे। तो यदि पूछा जाए कि पूरे ताम्रपाषाणिक काल में सबसे बड़ी बस्ती कौन है, तो हम वहां पे इनामगांव आंसर देंगे। और जबकि जोरवे संस्कृति में बड़ी बस्ती का नाम बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो हम वहां पे किसका नाम लेंगे, तो दैमाबाद का नाम लेंगे। इनामगांव की एक और भी विशेषता है कि इनामगांव जो है चारों तरफ से किलेबंद है और चारों तरफ खाई है, अर्थात ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा जान प्रतीत होता है। यहाँ से एक और मूर्ति भी प्राप्त होती है जो मातृ देवी की मूर्ति होती है और इससे आभास लगाया जा सकता है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। और अन्य स्थलों से जैसे राजस्थान, ऋषभ की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है जो उनके धार्मिक रुचि को दर्शाता है। एक और स्थल जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से प्राप्त होती है जिसका नाम है नौदा टोली। नौदा टोली जो है यहाँ पे अनाज का साक्ष्य प्राप्त होता है। पूरे ताम्रपाषाणिक बस्तियों में जितना अनाज का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है वैसा साक्ष्य किसी भी अन्य स्थल से प्राप्त नहीं होता है। तो अनाज का साक्ष्य यदि पूछा जाए तो वो महाराष्ट्र की नौदा टोली से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट प्रभास और अंकुर संस्कृति को देखेंगे जो राजस्थान से नीचे वाले एरिया गुजरात में विकसित होती है और ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति जो थी वो रंगपुर और हड़प्पा प्रभास की संस्कृति थी। यहाँ की विशेषताएं यहाँ के मृदभांड से है और यहाँ के लाल पॉलिशदार मृदभांड। इसके अलावा अगर अन्य स्थलों की भी बात करें तो बिहार और बंगाल में कुछ स्थल ताम्रपाषाण युगीन स्थल प्राप्त होते हैं, हालांकि वे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यह है, लेकिन इन बस्तियों में भी ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त होती है। और अगर इससे संबंधित हम कुछ अन्य जानकारियों की बात करें तो यहाँ पे
साक्ष्यों से यह प्राप्त होता है कि यहाँ के लोग जो है वो ऊंट की जानकारी रखते थे। हमने यह देख लिया है कि नवपाषाण युग में ही वे घरों का निर्माण शुरू कर देते हैं और यहाँ पर भी घर जो है वो आगे चलता है। लेकिन यहाँ पे वे पक्की ईंटों का अभी भी घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार उन्हें अभी तक याद रखिएगा कि उन्हें कच्ची ईंटों की जानकारी थी, पक्की ईंटों की नहीं थी। और मृदभांडों के बारे में हम लोग बात ही कर चुके हैं कि इन सारे कालों की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो मृदभांड ही है। और यहाँ पे काले और लाल मृदभांड, काले और भूरे मृदभांड विकसित होते हैं और वे चित्रित होते हैं। लाल मृदभांड है, ऊपर से काले रंग की रेखाएं खींच दी गई या कुछ छोटा मोटा चित्र बना दिया गया, तो चित्रित मृदभांडों की संस्कृति ताम्रपाषाण काल में ही मिलती है। युग में मानव जो है वो लेखन से संबंध नहीं रखता है, अर्थात उसे लिखने की जानकारी अभी तक नहीं हुई है। अगर ये बात तो हम लोग जानते हैं कि वे मांसों का भक्षण करते थे, लेकिन ताम्रपाषाण युग में यह पता चलता है कि वे गौ का मांस ज्यादा खाते थे, गौ मांस का सेवन वे ज्यादा करते थे, जबकि वे सुअर का भी मांस खाते थे, लेकिन इसका साक्ष्य थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। और पशुओं का पालन जो वे करते थे, वे दूध और घी आदि उत्पादों के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे पशुओं का पालन सिर्फ मांस के लिए करते थे, अर्थात पशुओं का पूरा उपयोग कैसे किया जाए उन्हें इनकी भी जानकारी अभी तक नहीं हुई। और हमने यह भी देखा कि ताम्रपाषाण युग में तांबे और पाषाण का युग साथ साथ होता है। तो चूंकि तकनीकी रूप से हर काल में कुछ न कुछ वृद्धि होती है, तो यहाँ पर जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है वो उत्कृष्टता में ऊपर है। यहाँ पे कार्नेलियन पत्थर, एस्टेटाइट पत्थर और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू होता है। इन्हें 100 संस्कार की जानकारी थी और कुछ स्थलों से यह प्राप्त होता है कि वे कलश में 100 को रख देते थे और फिर दफना देते थे। इस प्रकार वे 100 संस्कार करते थे और कुछ 100 के पास कुछ चीजें भी वे रख देते थे। किसी 100 में अधिक चीजें रखी गई है, जबकि किन्हीं 100 में कम। तो इससे असमानता का भाव भी प्रकट होता है, अर्थात वे उनमें धीरे धीरे असमानता भी पनप रही है। पूजा पद्धति की बात की जाए तो हमने चर्चा कर लिया था कि नाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति और राजस्थान महाराष्ट्र वाले एरिया से एक वृषण की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो उन्हें धार्मिक विश्वास की ओर सूचना देता है। और एक गणेश्वर नामक स्थान राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलता है। गणेश्वर स्थान जो है वो तांबे का प्रसिद्ध खान जो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से प्राप्त होता है तांबा, वहां के आसपास गणेश्वर नामक स्थान है, यहाँ से तांबे की आपूर्ति होती थी। एक और चीज बच गया है, एक आरंभिक गैरिक मृदभांड की भी जानकारी ताम्रपाषाण युगीन अवस्था में प्राप्त होती है। गैरिक मृदभांड क्या होता है? ये गैरिक मृदभांड जो होता है वे आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कालीन मृदभांड होते हैं, जिसमें लाल बर्तनों पर काले रंग का चित्र बनाए जाते थे, रेखाएं खींची जाती थी। हालांकि गैरिक मृदभांड जो है वो आगे परिपक्व अवस्था में हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज ताम्रपाषाण युग कैल्कोलिथिक एज को देख लिया।